Hello my dear students, now today we discuss about the thermal properties of matter. The topic is calorimetry. ठीक है. In this topic, the calorimetry is the branch of physics that deals with the measurement of heat and calorimetry. यानी कि ये एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं कि हीट मेजरमेंट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. इसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री. ठीक है. इसका अपना एक प्रिंसिपल होता है. ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मतलब कि द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ऑफ द लॉ ऑफ मिक्सचर, या इसको ये भी बोलते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है कैलोरीमेट्री का. ठीक है. तो प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स. मीन्स कि जितना भी हीट गेंड होगा किसी भी बॉडी का, चाहे जब देखो हीट गेंड कौन करेगा, अगर कोई हॉट बॉडी है और कोई पास में कोल्ड बॉडी है तो कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट गेन करेगी, और जो हॉट बॉडी है वो हीट का क्या करेगी, लॉस करेगी. यानी कि लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी एंड द गेन ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल, यानी कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. इसी प्रिंसिपल पर ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, और वो काम करता है. तो हम थोड़ा सा अभी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं. कैलोरीमेट्री. ओके. सो हमने ये आपको बताया कि कैलोरीमेट्री क्या होता है. हमने लिख भी दिया है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. और इसका प्रिंसिपल भी आपको पता है कि हीट गेन्ड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट ऑफ बाय द बॉडी. और ये भी हमने बता दिया कि कैलोरीमेट्री क्या होता है. ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्वांटिटी ऑफ हीट को क्या करती है, मेज़र करती है. ये कैसे बनी होती है इसका ये भी देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है. कि इट इज कंसिस्ट अ सिलेंड्रिकल वेसल, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल में होते हैं. कॉपर प्रोवाइडेड विद स्टीयर, जो कॉपर का होता है. द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट. ये जो वेसल होता है इसके अंदर क्या होता है, कॉपर का रखा होता है. जो कॉपर वेसल है वो रखा होता है, उसके चारों तरफ एक वुडन जैकेट होता है लकड़ी का. द स्पेस बिटवीन द कैलोरीमीटर विद द जैकेट इज प्रोवाइडेड विद हीट इंसुलेटिंग मटेरियल. और इस यानी कि स्पेस यानी कि उस कॉपर वायर और ही वुडन जैकेट के बीच में क्या होता है, एक खाली जगह होती है जहाँ पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या करते हैं, फिल करते हैं, जैसे कि लाइक ए ग्लास एंड वूल एट्सेट्रा. तो ये क्या होता है, दस द कैलोरीमीटर गेट्स थर्मली आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब है ये हीट का एक्सचेंज नहीं करता है, मतलब कि बाहर नहीं जाने देता है अंदर की हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि टेम्परेचर रिमेन्स सेम रहता है. अब इसके ऊपर क्या होती है, एक लिड लगा देते हैं कि इट इज़ प्रोवाइडेड द होल्स फॉर इंसर्टिंग अ थर्मामीटर एंड स्टीयर इनटू द कैलोरीमीटर. और लिड में क्या होता है, होल होता है जो कि थर्मामीटर और स्टीयर यानी कि जो घुमाने वाला है उसमें क्या कर देते हैं, जिससे कि अगर हमें घुमाना हो किसी चीज़ को, अंदर के लिक्विड को या किसी सोल्यूशन को, ठीक है, तो वो स्टीयर काम करता है. थर्मामीटर क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, मेज़र करेगा, और ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. कैलोरीमीटर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ ये हीट का लॉस नहीं करने देता है. जैसे कि जो हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि जो थर्मामीटर, जो हमारे क्या कहते हैं थर्मस होते हैं, आज के टाइम पे जो बॉटल आ रही हैं, ठीक है, उन बॉटल्स में भी इसी प्रिंसिपल पर कुछ काम होता है. इसी प्रिंसिपल को बेस्ड करके बनाई जाती हैं, जिससे कि अगर ठंडा पानी रखते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो ठंडा पानी बना रहता है, और गर्म पानी रखते हैं तो काफ़ी टाइम तक गर्म पानी भी बना रहता है. ठीक है. तो ये चीज़ इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है. अब बात आती है, जैसे कि आपका टॉपिक है, जैसे इसका डायग्राम अगर देखना चाहो तो ये डायग्राम है, जिसमें क्या है, ये स्टीयर है, और ये क्या है, एक वुडन जैकेट है जिसको चारों तरफ, और इसके अंदर ये देखो आपका कॉपर का फ्लास्क है, जिसमें क्या है, ये स्टीयर जो घुमाने के लिए लिक्विड को सोल्यूशन जो भी होगा उसको घुमाने के लिए काम किया जाता है. ये थर्मामीटर लगा दिया था. इस वुडन जैकेट और कॉपर के बीच में, यानी कि जो खाली जगह है वहाँ पर क्या कर देते हैं, हम फिल कर देते हैं ग्लास वूल लाइक इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल कर देते हैं. ठीक है. तो ये आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब बात आती है आपकी चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट, जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि जो मैटर के 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो चेंज ऑफ स्टेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास वाटर ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. तो जैसे कि सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर को करते हैं तो फिर
वेपर को अगर हम कोल्ड कर दें तो क्या होता है, लिक्विड में आ जाता है। उस लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर के क्या करते हैं हम, स्टेट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इफेक्ट ऑन हीट ऑन द चेंज ऑफ स्टेट्स, तो ये भी बहुत ईजी है कि किस तरह से हम क्या कहते हैं, किसी भी सपोज कर लो हमने क्या कर लिया, एक बीकर ले लिया, मान लो ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक, इसमें क्या कर दिया, ये आइस क्यूब्स डाल दिए, है ना बेटा। इसमें जब हम आइस क्यूब डाल देंगे और इसको किसी हम एक स्टैंड पे रखेंगे और नीचे से अगर हम इसको हीट करेंगे, यानी कि बर्नर के थ्रू अगर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो और इसमें अगर हम थर्मामीटर अगर हम लगा दें, यहाँ पे अगर कोई थर्मामीटर लगा दें, ठीक, जो कि क्या करे, इसका टेम्परेचर को मेज़र करे, तो क्या होगा बेटा, भाई जाहिर सी बात है ये वाटर की ये जो आइस क्यूब्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो राइज इसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज अप होगा, जो मरकरी होगी वो राइज अप होगी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़े होगा। यही प्रोसेस है, इसी को हम जैसे क्या बोलते हैं, द चेंज ऑफ, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कि वो स्टेट क्या कहलाएगी, वो स्टेट को मेल्टिंग कहेगा। और जिस पॉइंट पर यह कन्वर्टन स्टार्ट होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसा आपको पता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ना, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3 और 4 होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट तो पता है 0 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज, अब क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड की जो बनने की प्रोसेस होती है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूजन, यानी कि लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, इसको बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइंड पास आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, जिससे वो फ्यूजन हो जाता है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। टॉपिक में बेटा कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि वेपोराइजेशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो इसको ओरली समझ लो, ठीक है। जैसे चेंज ऑफ स्टेट में हमने अभी बात किया, जैसे सबसे पहला है वेपोराइजेशन, है ना, वेपोराइजेशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है कि जैसे वेपोराइजेशन क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। बट इसमें वेपोराइजेशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में बोथ द लिक्विड एंड द वेपर स्टेट्स द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो भी होते हैं सब थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं वेपोराइजेशन में, ठीक है। जैसे कि एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है, जैसे वेपर में कन्वर्ट होता है, आपको पता है, सॉरी, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर होते हैं, लिक्विड को जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट करते हैं तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स क्या है कि जो भी हमारा लिक्विड स्टेट है, जो भी हमारा लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस होगा, वो क्या करेंगे, जब उसको हम क्या, जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो पॉइंट क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो मेल्ट होता है वो प्रेशर के थ्रू, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम टेम्परेचर ही प्रोवाइड करें तभी वो मेल्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी कुछ सब्सटेंस है, जैसे वाटर क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड जो वाटर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब्लिमेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कैम्फर लेते हैं, ठीक है, कैम्फर को ले लेते हैं या आयोडीन को ले लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है वो भी क्या है, जैसे कि ड्राई आइस ये भी है, ठीक, सॉलिड CO2 बोलते हैं, ये भी सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें आपके चैप्टर में क्या है, एक चीज़ और बेटा यहाँ पे आता है रीगुलेशन। रीगुलेशन में क्या होता है
कि ये टर्म बहुत अच्छा टर्म है, इसको याद रखना कि इस पॉइंट पे क्या होता है कि इन दिस फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, यानी कि जब हम किसी भी आइस पर प्रेशर को बढ़ाने लगते हैं तो आपको पता है कि वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। एंड अगेन फ्रीज व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, और जब प्रेशर को हटाते हैं तो वो फ्रीज से क्या होता है, फ्रीज होने लगता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीगेलेशन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रीगेलेशन बोलते हैं। तो ये टॉपिक याद रखना कि यानी कि व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड in which the ice melts when the pressure is increased and again freeze when pressure is removed is called regelation। यानी कि री मतलब अगेन और ग्लेयर मतलब फ्रीज, ठीक है। री मतलब अगेन और ग्लेयर मतलब रीगेलेशन, ठीक है। ग्लेयर यानी कि GELARE मतलब क्या होता है, इसका होता है मतलब फ्रीज, ठीक है, इसका मतलब है फ्रीज, ओके। ना नेक्स्ट बेटा आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की। तो हमने लिख दिया है पहले ही ऑलरेडी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, और फिर हम उसको जो हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसकी स्टेट को चेंज करने में, ठीक है, वो उस हीट क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। यानी कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 ग्राम मास को, यानी कि 1 किलोग्राम मास को अगर हमें 1 किलोग्राम मास ऑफ सब्सटेंस को अगर हमें उसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए जितनी हीट उसे हम प्रोवाइड कराएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा, लेटेंट हीट कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि इफ मास ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज वन फ्रॉम, यानी कि अगर m मास है, इफ मास ऑफ द सब्सटेंस इज m, यानी कि वन स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज Q। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q, यानी कि M इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, यानी कि Q इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M इंटू L। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M इंटू L। ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बट ये लिख लो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M L, वेयर L इज लेटेंट हीट। ये क्या है, लेटेंट हीट होती है, और L इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन M होता है। L इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन M होता है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम, ओके। अब बेटा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में, और वेपोराइजेशन यानी कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं LF से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे LV से, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अब क्या करना है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में। तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है, उसको हीट इतनी प्रोवाइड करा दें, याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों चीज़ याद रखना। उस कंडीशन में क्या आ जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV आएगी। क्या आ जाएगी, LV आएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक।
तो हमने बताया था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये टॉपिक हैं जिनकी हम जो हमारे सिलेबस से हट गए हैं, तो इनकी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, लिख कर बता देंगे तो मैं उसको आपको समझा दूंगा, वीडियो सेंड कर दूंगा आगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार बना लीजिए आप, 3 स्टार, चाहे तो 5 स्टार बना लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हर एग्ज़ाम के लिए ये एक क्वेश्चन यहाँ से एक ज़रूर बनता है, चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, ठीक है बेटा। सो हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। सो इट स्टेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग का मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कोई भी बॉडी जब ठंडी हो रही है, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। यानी कि जो लॉस ऑफ हीट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T0 है, तो उनके डिफरेंस के क्या होगा, जाहिर सी बात है उसके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, हम ये करते हैं, कंसीडर अ बॉडी एट टेम्परेचर T, लेट T0 बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आई थिंक। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। सो आपका आ जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। माइनस क्यों लगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्मॉल m be the mass and small c the specific heat of the body at temperature T। ठीक है। तो उस कंडीशन में द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स बाय स्मॉल, तो टेम्परेचर फॉल तब भी होगा। तो मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, c है, और उस बॉडी का टेम्परेचर एट T है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कैपिटल T है। तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स, तो उस बॉडी का अगर टेम्परेचर फॉल्स होगा dt इन टाइम dt, यानी कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी falls by small amount dt in time dt, ये स्मॉल t है, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ हीट कितना हो जाएगा बेटा, भाई डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी, एम सी डी टी। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is given by dq by dt is equal to mc dt अपॉन टी, यानी कि इतनी लॉस हीट हुआ होगा और टी टाइम में, इतने टाइम में हुआ, तो ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, यानी कि ये वाली इक्वेशन और एक वाली इक्वेशन को कंबाइन कर ले, कंपेयर कर लें एक तरह से, तो क्या आ जाएगा, माइनस एम सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू
के टी माइनस टी नॉट, यही तो हो जाएगा। और इस कंडीशन में आपका आ जाएगा, इसको अगर हम डी टी अपॉन डी टी इसको रखें तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के अपॉन एम सी टी माइनस टी नॉट। और ये सब कुछ देखो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। इस अगर हम इसको तो मान लें, तो अगर हम इसको कैपिटल के मान लें, इस पूरे वाले को क्या मान लें, कैपिटल के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी इज इक्वल टू डी टी कैपिटल के टी माइनस टी नॉट, इसको इक्वेशन नंबर हम दे दें थर्ड। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, थर्ड। वेयर हम ये भी लिख देते हैं कैपिटल के इज इक्वल टू के अपॉन एम सी इज अनदर कांस्टेंट एंड अदर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और नेगेटिव साइन रह गया, अभी नेगेटिव साइन रह गया था। ठीक, अच्छा हम ये इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन, इसको इधर भेज दें, टी टी को इधर भेज दें, डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसको इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन इंट अब क्या करना है, हमें निकालना है, क्या है, हमें टी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है बेटा, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दें। कि अभी तो स्मॉल चेंज हुआ ना, ऐसे पूरी बॉडी ठंडी होने में कितना लगेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो पूरा ठंडा होना है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तुरंत थोड़ी ठंडा हो जाता है। तो इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, तो 1 अपॉन टी माइनस टी का 1 अपॉन, अगर इसको पूरे को x मान ले तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x। फॉर्मूला होता है, बायो वाले बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, तो हम लिख देते हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x, 1 अपॉन x डी एक्स इज इक्वल टू log x। तो 1 अपॉन टी माइनस टी तो क्या जाएगा, वो भी बेस ई रहता है, log बेस ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका 1 है यहाँ पे, 1 का इंटीग्रल के टी आ जाएगा। अब प्लस सी भी हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो जब लॉग को हटाएंगे तो टी माइनस टी नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। जब लॉग को हटाते हैं तो जो बेस में होता है वो उसके पावर में आ जाएगा उधर वाला। तो टी इज इक्वल टू टी ज़ीरो टी नॉट ई की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस के टी लिख लें, कोई दिक्कत तो है नहीं, जाहिर सी बात लिख सकते हैं। t इज इक्वल टू टी नॉट, अब इट ई की पावर सी को अगर हम एक कैपिटल सी मान लें, ठीक है, और कैपिटल सी ये है कि हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर भी सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ई की पावर माइनस के टी। तो ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, लिख लेते हैं, वेयर सी स्मॉल is a constant of integration and c की पावर e की c is equal to e की पावर c। ठीक है, ये c is equal to e की पावर e c, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें पता क्या चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, हीट का टेम्परेचर क्या होगा उस बॉडी का धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसके बीच में ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि टेम्परेचर और टाइम में इन्वर्सली रिलेशनशिप आ गई नहीं आ गई इन्वर्सली रिलेशनशिप। टेम्परेचर भाई, टाइम हमारा बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा नहीं घटेगा, तो इन्वर्सली रिलेशनशिप, तो यानी कि ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हम ये इधर वाला टाइम कर दें और इधर वाला क्या कर दें, डेल्टा टी कर दें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा, यानी कि ये किसका अगर हम दिखा रहे हैं, जैसे कर्व शोइंग कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विद टाइम, ये किसका है, कर्व
showing cooling of hot water with टाइम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हो गया, इसको हमने प्रूव भी कर लिया है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर कोई आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, सो टुडेज योर क्लास इज़ ओवर, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।